यार 3 बजे बाद तो सुनो देख रही है जो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर मैं अहमद गुरावा आपके लिए आज क्लास 10th की साइंस का बहुत ही शानदार चैप्टर लाइट स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक चैप्टर है ना, ये आपके डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आता है। कोई भी चीज़ देखनी है, किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा काम प्रकाश ही आता है। जैसे देखने में काम कैसे आता है, कोई भी चीज़ आप देखते हो कैसे देखते हो। जैसे मान लो मैं ये मार्कर देख रहा हूँ, ये कैसे दिख रहा है? सबसे पहले लाइट इस पे आई, इससे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके जो ये लाइट है वो मेरी आंखों तक पहुँची, तब जाके ये पेन में ये जो मार्कर है वो मेरे को दिखाई दिया। सपोज़ करो अगर लाइट आती ही नहीं तो मेरे को मार्कर दिखता ही नहीं। जैसे सपोज़ करो आप एक बंद कमरे में हो जहाँ पर लाइट है ही नहीं, तो आप वहाँ पर कोई चीज़ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ पर लाइट है ही नहीं। जैसे मान लो अब ये कुछ भी है, जैसे कोई भी चीज़, चलो ये मार्कर ही ले लो ना। अगर ये मार्कर, इस पे सबसे पहले लाइट आई, लाइट आने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके पूरी लाइट मेरी आंखों में आई, तब जाके ये मार्कर मेरे को नज़र आया। सपोज़ करो अगर बीच में मैं कोई बैरियर लगा दूँ, तो बैरियर लगा दूँ इसका मतलब मैंने उस लाइट को तो रोक दिया, लाइट को रोक दिया तो लाइट मेरी आंखों तक पहुँची नहीं, इसका मतलब फिर ये मार्कर मेरे को दिखेगा भी नहीं। तो समझ में आया? मतलब प्रकाश जो है, ये लाइट जो है, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें चैप्टर में सबसे पहले नाम आता है परावर्तन। ठीक है, बात आती है परावर्तन क्या होता है। देखो मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, वैसे परावर्तन तो पढ़ लेते हो आप, 8th में भी आ जाता है, लेकिन अब दोबारा समझो। परावर्तन का मतलब क्या है? जब जो लाइट है वो लाइट किसी एक चीज़ से टकराती है और टकराकर वापस उसी मीडियम में, ध्यान रखना परावर्तन में कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता। कहने का मतलब माध्यम नहीं बदलता, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता। खास करके ध्यान रखनी है ये बात है। माध्यम समझते हो क्या होता है? माध्यम का मतलब जैसे एक जरिया, जैसे मान लो मैंने एक बाउल में पानी ले रखा है, तो अब अगर लाइट है, जैसे लाइट क्या करेगी? सबसे पहले भाई बाहर तो एयर है, एयर से अगर लाइट पानी में गई तो पानी, मतलब मीडियम तो चेंज हो गया। पहले एयर था फिर पानी आ गया, मतलब मीडियम चेंज हुआ। तो अब पानी से जो रिफ्लेक्शन आए, जो पानी से जो टकरा के आएगा, वो परावर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि पानी तो खुद एक अलग मीडियम हो गया। कहने का मतलब जब मीडियम चेंज ना हो तो परावर्तन होता है। परावर्तन में क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई एक आपका दर्पण है, यहाँ से कोई लाइट आई, इसका मतलब आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। इसका मतलब बाहर क्या है? मान लो बाहर वायु है, तो वायु से ही तो आई और टकरा के वायु में ही चली गई। मीडियम चेंज हुआ क्या? मीडियम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। समझ में आया परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब है जब माध्यम परिवर्तित ना हो। ठीक है, समझ में आई? मतलब जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसी मीडियम में, वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। इतनी बात में कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब परावर्तन की मस्ट कंडीशन है माध्यम नहीं बदलता। माध्यम कभी भी परावर्तन में नहीं बदलता है, और अगर माध्यम बदल जाए तो उस घटना को हम परावर्तन नहीं बोलते हैं, वो अलग घटना हो जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या? ठीक है, अब परावर्तन के कुछ बेसिक रूल्स हैं। 2 रूल्स हैं परावर्तन के 2 नियम हैं। देखो, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। अभी मैं यहाँ सिर्फ चैप्टर समझाऊंगा, पूरा फोकस चैप्टर को समझने में रखो।
ऐसा नहीं है कि वीडियो रोक रहे हो लिख रहे हो, वीडियो रोक रहे हो लिख रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पे समझो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी पूरा फोकस आप समझने पे रखो, ठीक है। लिखने का छोड़ो, एक बार पहले समझो आराम से। इसमें दो परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम क्या है कि भाई जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? देखो, ये आने वाली किरण है यानी आ रही है, इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण। और जो परावर्तित होके चली गई उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। कहने का मतलब आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का एक सीधा लंब होता है, उसे बोलते हैं अभिलंब। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अब कहोगे सर एक ही तल में होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं समझाता हूँ, कोई मेरे को चीज़ लेने दो, 2 मिनट रुको, समझाता हूँ आपको बढ़िया तरीके से। देखो, जैसे ये एक, मान लो ये कोई मिरर है, ठीक है। अब ये क्या है? ये सपोज करो ये अभिलंब है, ठीक है। ये क्या हो गया? अभिलंब। कोई किरण ऐसे आ रही है और ऐसे ही जा रही है। ये एक मीडियम है, सपोज करो ऐसे आई, ऐसे इधर चली गई, तो वो एक माध्यम, मतलब वो एक तल नहीं है, फिर वो 2 तल में चली गई ना। बात समझ में आ रही? चीज़ें एक तल का मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, समझ में आ रही है? ऐसे आई, ऐसे चली गई, ये एक ही तल में होना चाहिए। अगर सपोज करो किरण थोड़ी बहुत भी टेढ़ी हो गई, जैसे ये अपना अभिलंब है, अगर आप आने वाली किरण ऐसे है तो जाने वाली सीधी सी बात है ऐसे ही होगी। ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, गलत है, उसमें परावर्तन लागू नहीं होता है। समझ में आई क्या बात मेरी? आया क्या समझ में? अरे आराम से समझो, कोई तुम पे फोर्स नहीं है। परावर्तन का पहला नियम समझ में आया क्या? पहला नियम चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं। पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं नोट्स आपको, चलो एक ये मेरे को बताना, कमेंट करके ये ज़रूर बताना, हर क्लास के बाद मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ या पूरा चैप्टर होने के बाद नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? अभी ठीक है, बताना मेरे को। ठीक है, बताना ज़रूर मेरे को कि नोट्स हर क्लास के बाद अपलोड करूं या फिर लास्ट में ही अपलोड कर दूं। पहला नियम समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब दूसरा नियम क्या है वो समझो। दूसरा नियम ये कहता है कि आने वाली किरण यानी जो आपतित किरण है, जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, मान लो ये कोण है आई, ठीक है, आई का मतलब इन्वर्जन, आपतित किरण, आपतन कोण,
कोण आई, यानी आपतित किरण ने अभिलंब के साथ कोण बनाया उसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, ये हुई परावर्तित, इसे बोलते हैं आर। आर का मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन। किरण ने, जो परावर्तित किरण है उसने अभिलंब के साथ कोण बनाया उसे बोलते हैं कोण आर। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई क्या? देखो, जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मतलब आपतित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया है उसे बोलते हैं आपतन कोण। जो परावर्तित किरण है उसने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। और दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है क्या? इतनी चीज़ें क्लियर है तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मेरे को बताना है। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बताना मेरे को। इसमें आपको कोण आई दे रखा है 30 डिग्री, कोण आर बताना है। और इसमें आपको कोण आई और कोण आर दोनों बताना है। बताओ, वीडियो रोको, रोक के बताओ मेरे को, जल्दी से जल्दी बताओ। देखो इधर आओ, इसमें 30 डिग्री है तो सीधी सी बात है, सबको पता है 30 डिग्री ही होगा। बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्यों लिखा है, मतलब एक किरण अभिलंब पे ही आ रही है। अभिलंब का मतलब एक, जैसे मान लो ये आपका कोई दर्पण है, इस दर्पण पर एक ये अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। जो आपतित किरण है वो जस्ट इसके समांतर यानी इसके ऊपर आ रही है, तो फिर क्या होगा, उसने अभिलंब के साथ कोण कितना बनाया? 0 डिग्री। सीधी सी बात है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो वो भी 0 डिग्री। मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। कई क्या करते हैं 90 डिग्री कराते हैं वो प्लेन के साथ। हाँ, एक बार तो क्वेश्चन भी पूछा था बोर्ड ने क्या पूछ लिया, बोर्ड ने पूछा कि अगर एक किरण, आराम से सुनो, अगर एक आपतित किरण अभिलंब के ऊपर या अभिलंब पर आपतित होती है तो वह पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। अगर एक किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण तथा पृष्ठ के साथ बने कोण तथा पृष्ठ के साथ बने कोण क्रमशः है। अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन में घुमा रखा था। इसका आंसर क्या होगा आप बताओ मेरे को। इसका आंसर देखो, सबसे पहले मैंने पूछा है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण तो सीधी सी बात है जिस कोण से आई उस कोण से जाएगी, तो परावर्तन कोण तो हो गया 0 डिग्री। लेकिन इसने पूछा है, दूसरा पूछा है पृष्ठ के साथ बना कोण, तो पृष्ठ के साथ कितना कोण बनेगा? पृष्ठ के साथ तो 90 डिग्री ही बनेगा। क्वेश्चन को आराम से समझ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे अभी पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। अब आगे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दर्पण। सबसे पहले तो ये समझो दर्पण होता क्या है। मिरर मतलब
दर्पण का मतलब जैसे मान लो एक कांच है, उसके साइड एक साइड पॉलिश होनी चाहिए, मतलब जो प्रकाश है यानी जो लाइट है वो आर पार नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइड पॉलिश कर देते हैं, एक साइड पॉलिश कर देते हैं। जैसे मान लो घर में सबके होगा मिरर, तो मैंने एक साइड पॉलिश कर दी, जो आपका कांच होता है उसके एक साइड पॉलिश कर दी, तो अब क्या होगा, इस साइड पॉलिश कर दी, इसका मतलब जो आपतित प्रकाश होगा वो इससे गुजर नहीं पाएगा और उसके पास सिर्फ क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कोई भी आई और वो चली गई, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं सकती, इधर तो मैंने पॉलिश कर दी, तो इधर तो पॉलिश कर दी, ठीक है। दर्पण का मतलब एक साइड जिसके क्या होती है, पॉलिश होती है, उसे हम दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इतना कोई इसमें तो कोई डाउट है? वैसे दर्पण की पूछते भी नहीं है परिभाषा अपने को। अब मैन ये समझना है कि भाई दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका गोलीय दर्पण, एक तो होता है आपका गोलीय दर्पण, और एक होता है आपका समतल दर्पण। हमने गोलीय दर्पण, समतल दर्पण ये किस बेसिस पर कहा है? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण किस बेस पे कहा है? मैं बोल रहा हूं जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का मतलब दर्पण का जो हिस्सा परावर्तन करेगा। जैसे मान लो ये अगर दर्पण है और ये इसका हिस्सा, इस साइड मैंने पॉलिश कर दी, तो जो ये हिस्सा है अगर ये इसका परावर्तन करेगा, यहाँ से किरण आएगी और चली जाएगी, तो इसे बोलते हैं परावर्तन पृष्ठ। अब ये परावर्तन पृष्ठ क्या है, एकदम समतल है, एकदम सीधा है। तो इसी आधार पर हमने दर्पणों को यानी किस आधार पर बांटा है, इधर लिख रहा हूं मैं आधार। आधार क्या है? परावर्तन पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर मैंने दर्पणों को दो भागों में बांटा है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा आप बता ही सकते हो खुद भी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब गोलीय दर्पण, जैसे मान लो, अब जैसे गोलीय दर्पण, ये गोल एक दर्पण है। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है कि भाई या तो मैं इस वाली साइड पॉलिश कर दूं, तो ये हिस्सा, ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो परावर्तन करेगा। एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि भाई मैं इस साइड पॉलिश कर दूं और ये हिस्सा इसका क्या करे, परावर्तन करे। तो अब गोलीय दर्पण को भी मैं दो भागों में बांट दूंगा। कैसे कैसे? एक तो मैंने इस साइड पॉलिश कर दी, बाहर वाला हिस्सा रहा, एक मैंने इसके बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी, अंदर वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। तो इसी आधार पर मैंने वापस गोलीय दर्पणों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखो नाम में ही राज है, उत्तल का मतलब उठा हुआ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो। उठा हुआ का मतलब जैसे ऐसे, अंदर वाली साइड तो पॉलिश है और बाहर वाला हिस्सा, जो इसका बाहर वाला हिस्सा है यानी जो उठा हुआ हिस्सा है, जो बाहर वाला उठा हुआ हिस्सा है वो इसका परावर्तन करता है, उसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब अव यानी अंदर की ओर, यानी इसके मैंने बाहर वाली साइड तो पॉलिश कर दी और इसका जो अव यानी अंदर जो हिस्सा बैठा हुआ है वो इसका क्या करता है, परावर्तन करता है, तो उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अगली क्लास में। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस फ्री मटेरियल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।